नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चरल साइंसेज में। मैं आलोक द्विवेदी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे खड़ी फसल पर किन फर्टिलाइजर्स का हमें यूज़ करना चाहिए, यानी कि किन उर्वरक का यूज़ करना चाहिए, किन उर्वरक का यूज़ नहीं करना चाहिए, कौन से उर्वरक को यूज़ करने पर हमारे पौधों को फ़ायदा मिलेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो यूरिया, जिसमें कि 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। कितनी? 46% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है इसमें। और अब पूछा जाए यूरिया डाला क्यों जाता है, तो नाइट्रोजन के कंटेंट को, यानी नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए यूरिया का प्रयोग किया जाता है। और यूरिया का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन जो यूरिया में होता है, इससे बहुत आसानी से घुल जाता है। ठीक है? यानी कि नाइट्रोजन पानी में बहुत ईज़िली घुल जाता है और आसानी से जो पौधे हैं, उसको अवशोषित कर लेते हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। इस वजह से नाइट्रोजन यानी कि यूरिया को प्लांट में डाल दिया जाता है ज़्यादातर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर या नोट करने वाली बात ये है कि पौधों के जो जड़ होते हैं, यानी कि रूट्स ऑफ जो प्लांट्स हैं, यही मेन होते हैं अगर जब भी हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन के बारे में। यानी कि अगर पौधों में जड़ का विकास सही से हुआ है, तो सही से आपका प्लांट का ग्रोथ भी बढ़िया होगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत बढ़िया तरीके से न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी को अटेन कर चुका होगा। तो अगर न्यूट्रिएंट्स मान लीजिए कि बहुत नीचे तक पहुँच गए हैं ज़मीन में, यानी कि जो लेयर है, आपकी सॉइल की जो लेयर है, देखो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे फॉर सपोज़ यहाँ पर एक प्लांट है ऐसे, ठीक, ये कोई प्लांट है, यहाँ इसकी जड़ है। अब ये जो जड़ होती हैं सॉइल की, मिट्टी की सॉइल की लेयर से, परत से, ये आपकी 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती हैं। कितने सेंटीमीटर तक? 10 से 15 सेंटीमीटर तक। ठीक है, जनरली। तो इस 10 से 15 सेंटीमीटर के नीचे अगर आपका कोई न्यूट्रिएंट पहुँच गया है, एक्यूमुलेट हो गया है, तो जब यहाँ तक जड़ ही नहीं तो फिर इसको अवशोषित कैसे करेगा, है ना? तो इसलिए ज़रूरी है कि जो जड़ हैं उनका फैलाव ज़मीन में नीचे तक हो, और जड़ का फैलाव ज़मीन में नीचे तक हो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा इनको बराबर मिली हो। अब भारत में अगर देखा जाए तो यूरिया जो है 30 से 35 मिलियन मीट्रिक टन हर वर्ष जो है यूज़ हो जाता है। 30 से 35 मिलियन मीट्रिक टन हर वर्ष जो है यूरिया की खपत हमारे भारत में होती है। और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाने वाला खाद है ये। यानी कि नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र अगर यूरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है। और लगभग यूँ बात करें तो 80% भारतीय किसान जो है इसी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र के रूप में यूरिया का प्रयोग करते हैं। 1 हेक्टेयर में कम से कम जो है 50 से 150 किलो प्रति हेक्टेयर की डोज़ के साथ यूरिया का प्रयोग किया जा रहा है हमारे भारत में। और ये बेसिकली क्रॉप के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस क्रॉप पर कितना बेसिकली देना है यूरिया हमें। लेकिन औसतन देखा जाए तो 50 से 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है इसका छिड़काव किया जा रहा है, इसका यूज़ किया जा रहा है। अब ये अलग हो सकता है, वो फसल के हिसाब से अलग-अलग जो है इसका डोज़ हो सकता है। लेकिन हम औसतन बात कर रहे हैं कि आम तौर पर जनरली कितना यूज़ हो रहा है। डीएपी की बात करें तो ये आपका डायमोनियम फॉस्फेट है, यहाँ पर फास्फोरस के लिए बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है। लेकिन फास्फोरस में कमी ये है कि ये जो है आसानी से जो है घुलता नहीं है ना? जब आसानी से घुलता नहीं है तो फिर इसका जो अवशोषण है, यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है रूट्स के द्वारा, वो उतना बेहतर तरीके से हो नहीं पाएगा स्टैंडिंग क्रॉप में। ठीक? तो और इसके साथ दूसरा चीज़ इसमें ये है कि इसके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जो फास्फोरस हैं, वो मृदा में मौजूद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, जिंक और कैल्शियम के साथ। तो सारा सिस्टम वहीं पे खराब हो जाता है। तो बेसिकली इसमें जो है डीएपी को भी आप डाल सकते हो, 18% नाइट्रोजन इसमें होता है। लेकिन अब आप ये बताओ कि जहाँ पर आपको 46% नाइट्रोजन मिल रहा हो और जहाँ पे 18% नाइट्रोजन मिल रहा हो जिस खाद में, तो आप कौन सा डालना पसंद करोगे? यूरिया ही पसंद करोगे। डीएपी क्यों डालोगे? जब बहुत पैसा होगा तो डीएपी डालो आप। लेकिन यूरिया डालोगे क्यों? क्योंकि 46% नाइट्रोजन है आपको यहाँ पे। समझ गए? यहाँ बस 46% फॉस्फेट होता है। फास्फोरस की जो है यहाँ बात कहती है। फास्फोरस बेसिकली क्या करता है कि आपकी जड़ों के विकास के लिए होता है। लेकिन जब जड़ स्टैंडिंग क्रॉप में हम बात कर रहे हैं कि किन खाद को डालना चाहिए, तो स्टैंडिंग क्रॉप में जब खाद, जड़ तो ऑटोमेटिकली बन चुकी होगी और जड़ बनाने के लिए आपको पहले से इसको तो डालना पड़ता है डीएपी को सोइंग टाइम पे। तो वो चीज़ आपने की नहीं है, तो अब आपने यूरिया ही डालना है। डीएपी का उतना खास आपको फ़र्क नहीं दिखेगा अगर आप इसको जो है डालते हो खड़ी फसल पर। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये भी जो है वाटर सोल्यूबल होता है। पोटाश के डालने पर भी आपको फ़र्क दिखेगा आपके पौधे पर।
लेकिन उतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। बहुत सेटिस्फैक्टरी जो है, संतोषजनक आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं। इसी प्रकार आयरन और जिंक सल्फेट का अगर आप छिड़काव कर देते हैं, इनका भी अगर आप एप्लीकेशन करते हैं क्रॉप पर, खड़ी क्रॉप पर, तो भी कुछ ज़्यादा आपको इसमें हासिल नहीं होने वाला। हाँ, ये है कि अगर आप इनका फोलियर स्प्रे कर दें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, तो कुछ ना कुछ इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उतना आप कहें कि बहुत बढ़िया हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इन सब का ये जितने आपने यहाँ पे फर्टिलाइजर मैंने आपको बताया, जैसे आयरन, जिंक सल्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और डीएपी, इन सबको सोविंग टाइम अगर आप डालेंगे तो इन सब का आपको बेस्ट जो है टाइम होता है, और उस टाइम आपको इसका जो ये कहें कि परिणाम है, जो रिजल्ट है, वो आपको ज़्यादा शानदार देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी इस पूरे सेशन से हमको ये पता चलता है कि यूरिया जो है वो हमारी नंबर 1 है स्टैंडिंग क्रॉप के लिए। यानी स्टैंडिंग क्रॉप पर, खड़ी हुई फसल पर यूरिया के अलावा हम और कुछ डालेंगे तो हमें कुछ नहीं, सिर्फ हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक, तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए। इसके अलावा कोई डाउट है नहीं आपका? अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। अरुण कात्यायन की वॉल्यूम 1 की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर जो वीडियोज़ अपलोडेड है उनको आप देख सकते हैं, और आगे की वीडियोज़ अपलोड कर दी जाएंगी। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे।